नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा। बच्चों, आज हम लोग परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रारंभ करते हैं। मनुष्य में भूत एवं भविष्य को जानने की सदैव लालसा रही है। उसने कई वस्तुओं की उत्पत्तियां खोजी और कई के लिए अपनी कल्पना का सहारा लिया है। ऐसी संस्थाएं जिनकी उत्पत्ति किसी एक समय व स्थान पर नहीं हुई हो, जिनके पीछे एक लंबा इतिहास हो, उसके भूत एवं उत्पत्ति के बारे में निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैकाइवर लिखते हैं, उत्पत्तियां सदैव अस्पष्ट होती है। मैकाइवर ने इस कथन से स्पष्ट है कि भूतकालीन घटनाओं की उत्पत्ति ढूंढना एक दुरूह कार्य है, परंतु मानव ने अर्धध्रुव कार्य को हल करने का प्रयत्न किया है। यहाँ पर बच्चों, अनेक मानव शास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों ने परिवार की उत्पत्ति को समझाने के लिए अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। हम यहाँ पर इन सभी सिद्धांतों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम शास्त्रीय सिद्धांत के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में प्लेटो तथा अरस्तु आदि प्रमुख है। इन्होंने प्राचीन ग्रीक, रोमन और यहूदी परिवारों का उदाहरण देकर यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि परिवार का आदिम स्वरूप पितृसत्तात्मक था। ऐसे परिवारों में पुरुषों की प्रधानता थी। सन 1861 में सर हेनरी मैन ने विश्व के विभिन्न समाजों के अध्ययन के आधार पर इस सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और कहा कि परिवार का प्रारंभिक रूप न केवल पितृसत्तात्मक ही था, वरन पितृस्थानीय एवं पितृवंशीय भी था। भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके बाद अब हम यौन साम्यवाद का सिद्धांत, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में मॉर्गन, फ्रेजर एवं ब्रीफाल्ट आदि प्रमुख विद्वान हैं। इन लोगों की मान्यता है कि समाज में प्रारंभिक स्तर में विवाह एवं परिवार जैसी संस्थाएं नहीं थी, वरन जैसा कि हम पशुओं में देखते हैं कि कोई भी पशु अपनी जाति के किसी भी पशु से यौन संपर्क स्थापित कर सकता है, उसी प्रकार की अवस्था मनुष्यों में भी थी। कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से यौन संबंध स्थापित कर सकता था। इस अवस्था को उन्होंने यौन साम्यवाद या कामाचार की अवस्था कहा है। विवाह एवं परिवार जैसी संस्थाओं का विकास तो बाद के युगों में हुआ था। अपने मत की पुष्टि के लिए इन विद्वानों ने त्योहारों के अवसर पर स्वेच्छाचार, पत्नी विनिमय, पत्नी उधारी, अतिथि सत्कार के लिए पत्नियों को प्रस्तुत करना आदि प्रमाणों का सहारा लिया है। मार्गन का मत है कि आदिम समाजों में शिव ही एकमात्र समूह होता था जिसमें यौन स्वच्छंदता प्रचलित थी। इसका पितृत्व का निर्धारण करना भी कठिन था और इस कारण आदिम समाजों में पिता महत्वहीन था और मात्र शिव ही प्रारंभिक स्वरूप थे। बच्चों, मॉर्गन ने कई जनजातियों में उत्सवों एवं त्योहारों के अवसर पर यौन संबंधी स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। कुछ जनजातियों में पत्नी की अदला बदली व पत्नी उधारी की प्रथा भी प्रचलित थी, तो कुछ में मेहमान आने पर मेजबान उसे रात्रि को अपनी पत्नी भेंट करता था। तो इस प्रकार यह यौन साम्यवाद का सिद्धांत कहलाता है। इसके बाद अब हम एक विवाह का सिद्धांत, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, मानव विवाह का इतिहास नामक पुस्तक में वेस्टरमार्क ने
अपना एक विवाह सिद्धांत प्रस्तुत किया है। वे यौन साम्यवाद के सिद्धांत की आलोचना करते हैं और इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं कि कभी ऐसी भी अवस्था रही होगी जब स्त्री पुरुषों में यौन संबंध स्थापित करने की निर्बाध स्वतंत्रता थी। यहाँ पर बच्चों, डार्विन का कहना है कि परिवार का जन्म पुरुष के आधिपत्य और ईर्ष्या की भावना के कारण हुआ। डार्विन के इस मत का वेस्टरमार्क ने समर्थन किया और कहा कि पुरुष स्वभाव से ईर्ष्यालु है। वह स्त्री पर संपत्ति की भांति ही अपना एकाधिकार चाहता है। अपनी शक्ति के कारण वह इस एकाधिकार को बनाए रखने में भी सफल हुआ है और इस एकाधिकार को जब सामाजिक स्वीकृति मिल गई तो वह एक विवाह की प्रथा बन गई। यहाँ पर बच्चों, वेस्टरमार्क का कहना है कि मनुष्य में ही नहीं वरन कई प्रकार की चिड़ियाओं, छोटी पूंछ वाले बंदरों, गोरिल्ला, चिंपांजी आदि में भी एक विवाह की प्रथा थी। मादा चिड़िया जब अंडे को सेती है तो नर चिड़ा उसे भोजन लाकर देता है। स्तनधारियों प्राणियों में तो मां पर बच्चे की निर्भरता और भी अधिक है, क्योंकि वह लंबे समय तक स्तनपान करता है। उसका शैशव काल लंबा होता है, तब उन्हें माता पिता द्वारा ही भरण पोषण एवं रक्षण प्राप्त होता है। स्त्री को भी गर्भावस्था में गर्भकाल लंबा होने और असहाय होने के कारण पुरुष के संरक्षण की आवश्यकता अधिक होती है। इसके पश्चात मातृ सत्तात्मक सिद्धांत के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस सिद्धांत का प्रतिपादन द मदर्स नामक पुस्तक में ब्रीफाल्ट ने किया है। ब्रीफाल्ट वेस्टरमार्क के सिद्धांत उपयुक्त नहीं मानते हैं, अतः उन्होंने अपना नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। वे यह भी स्वीकार नहीं करते कि आदिवासी पुरुषों में ईर्ष्या की भावना व एकाधार की प्रवृत्ति ने ही एक विवाह प्रथा को जन्म दिया है। कई आदिवासियों में तो समूह विवाह का प्रचलन है। यदि उनमें ईर्ष्या की प्रवृत्ति होती तो यह संभव नहीं हो पाता कि समूह की स्त्रियों का सभी पुरुष उपभोग करें। ब्रीफाल्ट ने मातृसत्तात्मक एवं मातृवंशीय परिवारों का उदाहरण देकर यह बताया कि आरंभ में यौन संबंध बहुत अधिक निश्चित नहीं थे, अतः स्त्री व पुरुष की तुलना में माता व पुत्र के संबंध ही घनिष्ठ थे। पुरुष तो शिकार की खोज में बहुत दूर चला जाता था, कभी कभी तो स्थान के ज्ञान के अभाव में लौटकर ही नहीं आ पाता था। ऐसी स्थिति में संतान के पालन पोषण का भार माता पर ही था, अतः परिवार में माता का अधिकार व महत्व बढ़ता गया। माता व संतान की निरंतर बनी रहने वाली आर्थिक व सामाजिक आवश्यकता ने ही परिवार को जन्म दिया। स्त्री ने अपने मूल प्रवृत्तियों का अनुकरण करते हुए पुरुष पर विजय प्राप्त की और अपने यौन स्वार्थों के कारण परिवार का हिस्सेदार बन गया। स्त्री ने ही पुरुष को अपने प्रेम बंधन में बांधकर उसका हाथ पकड़कर उसे परिवार में बसाया और वह परिवार मातृसत्तात्मक ही था। यहाँ पर ब्रीफाल्ट का मत है कि मानव परिवार तो क्या पशु परिवार का भी आदि रूप मातृसत्तात्मक ही था। आज भी मातृसत्तात्मक परिवारों में स्त्रियों का स्थान महत्वपूर्ण है और कहीं कहीं तो पुरुषों से ऊंचा भी है, लेकिन कृषि के विकास ने आर्थिक क्षमता पुरुषों को सौंप दी, जिसके फलस्वरूप पितृसत्तात्मक परिवारों का विकास भी हुआ है। इसके बाद अब हम उद्वकाशी सिद्धांत के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में बेकोफन मुख्य है। मार्गन ने इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है।
बेक लेनन, लुकोक तथा टाइलर आदि भी सिद्धांत के समर्थक रहे हैं। बेकोफन ने परिवार के उद्विकासीय क्रम को इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। नंबर 1, प्राथमिक अवस्था में मानव का पारिवारिक जीवन अनिश्चित एवं शिथिल था। इस समय कामाचार की स्थिति थी। पति पत्नी के संबंध दृढ़ नहीं थे। माता व पुत्र के संबंधों में स्थिरता एवं निश्चितता थी। वे अपने पिता से अनभिज्ञ थे, अतः समूह के सभी पुरुषों से संरक्षण की अपेक्षा की जाती थी और यह परिवार का आदिकालीन स्वरूप था। दूसरा बिंदु है, समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन हुए और परिवार का स्वरूप बदला। इस समय मानव भरण पोषण के लिए पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर था। उसका जीवन कठोर, श्रमयुक्त और संघर्षपूर्ण था। ऐसी स्थिति में पुरुषों की तुलना में स्त्रियां और भी अधिक कमजोर थी, अतः बालिका वध की प्रथा प्रचलित थी। समाज में इससे स्त्रियों की कमी हुई एवं पुरुषों की अधिकता, जिसने बहुपति प्रथा को जन्म दिया है। जीविकोपार्जन के साधनों की कमी के कारण स्त्री अपने भरण पोषण के लिए कई पुरुषों पर आश्रित रहने लगी। इससे भी बहुपति विवाही परिवार को बल मिला। तीसरा बिंदु है, जब मनुष्य ने कृषि अवस्था में पदार्पण किया और जीवन यापन के साधनों की वृद्धि हुई, तो बालिका वध भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा और उसके साथ बहुपति प्रथा भी समाप्त हुई। परिणाम स्वरूप स्त्रियों की संख्या बढ़ी। कृषि के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती थी। इस शक्ति को जुटाने के लिए एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करने लगा। भोजन, वस्त्र व मकान की सुविधा मात्र से ही पुरुष को सस्ता श्रम पत्नियों के रूप में सुगमता से प्राप्त होने लगा। धीरे धीरे अधिक स्त्रियां रखना सामाजिक प्रतिष्ठा एवं ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाने लगा। कृषि ने खाद्य पदार्थों की वृद्धि में भी योग दिया, अतः एकाधिक पत्नियां रखना संभव हो गया। इस प्रकार बहुपत्नी विवाह प्रथा का प्रचलन हुआ, जिसने बहुपत्नी विवाही परिवार को जन्म दिया। सातवां बिंदु है, सभ्यता के उदय एवं सांस्कृतिक विकास के साथ साथ विवाह एवं परिवार से संबंधित विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। स्त्रियों ने पुरुषों के समान अधिकारों की मांग की। सामाजिक न्याय व नैतिक विचारों ने एक विवाही परिवार की पुष्टि की और उसी के परिणाम स्वरूप एक विवाही परिवार अस्तित्व में आया, जो कि सर्वाधिक रूप से प्रचलित था। इस प्रकार उद्विकासीय सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए विश्व के अनेक आदिम समाजों का अध्ययन किया गया। उनमें मातृवंशीय परिवारों की अधिकता के कारण एक धारणा यह बनी रही कि प्रारंभ में मातृवंशीय परिवार रहे होंगे। स्पेंसर ने भी प्राणिशास्त्रीय उद्विकास का सिद्धांत मानव समाज के उद्विकास पर लागू किया। टाइलर भी उद्विकासीय क्रम में मातृसत्तात्मक परिवार के आदिमतम परिवार के रूप को स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार लुईस मॉर्गन ही एकमात्र आधुनिक लेखक हैं जिन्होंने मानव परिवार के उद्विकास को योजनाबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। यह योजना पूर्णतया वर्गात्मक संबंध व्यवस्था पर आधारित थी, जिसकी खोज मॉर्गन ने स्वयं की। परिवार के उद्विकास को मॉर्गन महोदय ने 5 स्तरों में बांटा है: संरक्त परिवार, समूह परिवार, सिंडेस्पिशल परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और एक विवाही परिवार। इसके बाद मूलर लियर का सिद्धांत आता है। बच्चों, मूलर लियर परिवार की उत्पत्ति के इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं: गोत्र काल, परिवार काल और व्यक्तिगत काल।
उन्होंने प्रथम व द्वितीय कालों को तीन तीन भागों में बांटा है: प्रारंभिक काल, मध्यकाल, उत्तर काल। परिवार अपने दो कालों से गुजर चुका है और वर्तमान में तीसरे काल का व्यक्तिगत प्रारंभ हो चुका है, जिसमें प्रजातांत्रिक परिवारों की स्थापना हो रही है। उनका मत है, जहां राज्य शक्तिशाली होता है, परिवार कमजोर होते हैं और स्त्रियों की दशा अच्छी होती है, लेकिन जब राज्य कमजोर होता है तो परिवार शक्तिशाली हो जाते हैं और स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं होती है। बर्ट्रैंड रसल ने भी मुलर लियर के सिद्धांत का समर्थन किया और इसके लिए जापान का उदाहरण देकर बताया कि वहां राज्य शक्तिशाली होने से परिवार की स्थिति कमजोर है और स्त्रियों की स्थिति मजबूत। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य के शक्तिशाली होने के साथ साथ परिवार निर्बल हो रहे हैं और स्त्रियों की स्थिति सुधर रही है। इन सभी उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि परिवार मानव विकास की प्रत्येक अवस्था में पाया जाता रहा है, चाहे इसका रूप या प्रकार कुछ भी क्यों न रहा हो। तो बच्चों, आज हमने परिवार की उत्पत्ति के सभी सिद्धांतों का विस्तार से अध्ययन किया और आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। धन्यवाद।